सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ चुका है, जिसमें हम लोग एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इसके बाद कुछ थ्योरी, महर्षि कनाद की थ्योरी, ठीक है, फिर डाल्टन एटॉमिक मॉडल, ठीक है, डाल्टन का मॉडल पढ़ा, फिर जे थॉमसन का मॉडल पढ़ा, ठीक है, थॉमसन का मॉडल पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा, ठीक है। इतना हम लोगों ने मॉडल पढ़ने के बाद भी कुछ ना कुछ डिफेक्ट देखा बोर्स के थ्योरी में, तो उस डिफेक्ट्स को चलिए अब हम लोग आगे लेके चलते हैं। उसके बाद कौन कौन सा मॉडल आया, कैसे लोग इसमें इन्हेंस किए, एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉडल जो है वो कैसे कैसे विकसित हुआ, उसके बारे में आज जो वीडियो पढ़ने जा रहे हैं वो परमाणु की संरचना का पार्ट 2 है। चलिए, 1919 में आता है सोमरफील्ड का मॉडल, ठीक है। सोमरफील्ड ने कहा कि जो भी कक्षाएं बोर्स ने अपने एटॉमिक थ्योरी में कही है, बोर्स ने जनरली क्या क्या कहा था, उन्होंने आरन का वैल्यू दे दिया था, रेडियस का, फिर उन्होंने वेलोसिटी का भी दे दिया था और एनर्जी का भी दे दिया था। कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कक्षा में घूमेंगे और जिस कक्षा में वो घूमेंगे उसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो NH/2π होगा, ठीक है। इससे उन्होंने R निकाल लिया, ठीक है। रेडियस, ठीक है, परमिसिबल रेडियस, तो रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी, इस तीनों का जो फॉर्मूला दिया था वो बोर ने दिया था अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडल में, ठीक है, एटॉमिक मॉडल में। सोमरफील्ड ने क्या किया, कहा कि जितने भी आपने सेल जो नाम दिया है, शेल यानी कि कक्षा यानी कि कोश, KLMN, वो सिर्फ सेल अकेले नहीं रहते हैं, उसके साथ कुछ सबसेल भी होते हैं, सबसेल, ठीक है। ये सोमरफील्ड ने 1919 में कहा। इन्होंने कहा कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर, ये न्यूक्लियस हो गया, इसके चारों ओर क्या होगा, सेल, सेल यानी कि कक्षा यानी कि कोश, जिसको हम लोग KLMN बोलते हैं, ठीक है। सेल के अंदर होता है सबसेल यानी कि उपकक्षा या उपकोश, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं SPDF, यानी कि S सबसेल, P सबसेल, D सबसेल, F सबसेल, ठीक है। अब सबसेल के अंदर होता है ऑर्बिटल, जिसको हम लोग कक्षक बोलते हैं, कक्षक, ठीक है। जैसे S ऑर्बिटल में एक, S में एक ऑर्बिटल होता है, ठीक है, S में एक हो गया, P में 3, D में 5, F में 7, 1 3 5 7, ऑड नंबर चल रहा है, ठीक है, ऑड नंबर, ठीक है। तो ये आपका चलते जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो S में आपका कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एक ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन, P में 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन, D में 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन और F में 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन। तो आपको ये समझना होगा कि जितना भी सेल है, ये सेल KLMN, ये सेल, अब देखिए K सेल है तो इसमें ऑर्बिटल कितना होगा, एक ही ऑर्बिटल होगा, ठीक है, 2s। फिर देखिए सेल नंबर 2 में n=2 में 2s और 2p 2 गो होगा, 3 में 3 गो ऑर्बिटल होगा और 4 में 4, यानी कि जितना सेल नंबर जितना होगा उतना ही ऑर्बिटल होगा। जैसे n=5 होता तो 5 ऑर्बिटल होता, क्या होता, 5s, 5p, 5d, 5f और 5g हो जाता अगला। लेकिन 5f तक ही हम लोग पढ़ते हैं, जनरली f तक ही पढ़ते हैं, f के बाद g वाला कोई भी एलिमेंट अभी तक नहीं हुआ है। चलिए इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। जितना भी ऑर्बिटल होता है उसका फॉर्मूला होता है n², नंबर ऑफ ऑर्बिटल यानी कि कक्षक, कक्षक कितना होगा उसका फॉर्मूला होता है n²। हम बताए थे एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए अगर n² ऑर्बिटल है तो 2n² इलेक्ट्रॉन होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² होगा। इसी को बोलते हैं बोर-बरी स्कीम, ये आया था 1921 में। चलिए इससे हम लोग देखते हैं कि किसमें कितना कितना, ये जो सेल है KLMN सेल, सोमरफील्ड थ्योरी के अनुसार से हम लोग अगर देखना चाहें तो सेल के अंदर होगा सबसेल, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि यहाँ पर सेल है, K सेल है, K सेल के अंदर होगा S सबसेल, फिर उससे L के अंदर 2 गो होगा, S और P, S में 1 गो होगा, P में 3 गो होगा, देखिए S में 1 गो, P में 3 गो, यानी कि S में 1 होगा और P में 3 गो, 1 2 3 ऑर्बिटल, जिसको PX, PY और PZ बोलते हैं, ठीक है। आगे ज़्यादा डिटेल में पढ़िएगा तो ऐसा होगा, 3 में 3 गो होगा, P S, P में 3 गो
और डी में 5 गो, 1 2 3 4 5। 4 में 4s 4p 4d 4f, 4s में 1 गो होगा, 4p में 3 गो होगा, 4d में 5 गो होगा और 4f में 7 गो होगा। ठीक है, तो यही चीज़ आपको समझना होगा कि 1 3 5 7 कैसे कैसे होता है। अब देखिए 1s जो हुआ, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एक को ऊपर एरो से दिखाएंगे, एक को नीचे एरो से, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एक को ऊपर एरो से, एक को नीचे एरो से। ऊपर वाला एरो जो दिखाता है वो दिखाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के डायरेक्शन में घूम रहा है ऊपर वाला एरो, और नीचे वाला एरो दिखाता है एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के डायरेक्शन के विपरीत। और ऊपर वाला एरो को हम लोग +½ भी बोलते हैं, नीचे वाला एरो को -½ भी बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको अभी समझना होगा, अभी नहीं समझ में आएगा, बाद में समझ में आ जाएगा। देखिए पहले यहाँ पर इसको भरते हैं हम लोग। सेल, के सेल के अंदर सब सेल कौन कौन होगा? सब सेल होगा सबसे पहले 1s। एल में कौन होगा? 2s 2p। ठीक है, एम में कितना होगा? 3s 3p 3d। और एन में कितना होगा? 4s 4p 4d 4f, 4s 4p 4d और 4f। ठीक है, अब आते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल कितना होगा? n = 1 है तो फॉर्मूला पे जाते हैं, 1 का स्क्वायर = 1, यहाँ पर 2 का स्क्वायर = 4, यहाँ पर 3 का स्क्वायर = 9, यहाँ पर 4 का स्क्वायर = 16। देखिए इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए s में 1 ऑर्बिटल, p में 3, इसमें 5, इसमें 7, जोड़ दीजिए तो हो गया 16, जोड़ दीजिएगा तो 16 हो जाएगा। इसमें देखिए 1 3 5, तो 5 3 8 1 9 हो गया 9, इसमें 4, इसमें 1। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे तो इसका डबल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसका डबल हो जाएगा, तो 1 का डबल 2, 4 का डबल 8, 9 का डबल 18 और 16 का डबल 32, यानी कि 2 8 18 और 32 ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया अलग अलग सेल में। यानी कि के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 18 इलेक्ट्रॉन और एन में 32 इलेक्ट्रॉन। इसी को बोलते हैं बोर-बरी स्कीम। और इसी के आधार पर पीरियोडिक टेबल भी डिसाइड होता है। जब पीरियोडिक टेबल आप पढ़िएगा तो पहला जो पीरियड होता है, पहला पीरियड फर्स्ट, उसमें 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम, इसी के आधार पर, क्योंकि उसका ऑक्टेट फुल हो जाता है 2 में ही। दूसरा वाला में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है 8, ठीक है। तीसरा वाला में 18, चौथा में 32, ऐसे करते करते चलेगा। टोटल 7 पीरियड है। पीरियोडिक टेबल जब हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, तो उसको हम लोग अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बोर-बरी स्कीम क्या होता है। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ते हैं। बोर-बरी स्कीम जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परियोजना या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्कीम भी इसको बोलते हैं। 1921 में आया था। सोमरफील्ड ने इतना सारा चीज़ बताया कि सेल के अंदर सब सेल के अंदर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए अब आते हैं शेप देख लेते हैं। शेप एस सेल है, एस सेल में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, यहाँ पढ़ चुके हैं। एस में 1, पी में 3, डी में 5, एफ में 7। इसको समझते हैं। एस में एक ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, हम बताए थे एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। इसका शेप क्या होता है? एस ऑर्बिटल का शेप होता है स्फेरिकल, गोलाकार, तो यहाँ बना दिए स्फेरिकल। पी का बात करें तो पी में 3 ऑर्बिटल होता है, तो यहाँ बना दिए 1 2 3। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6, तो पी में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 6 इलेक्ट्रॉन। डी का बात करते हैं, डी में कितना हो गया? 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? डी में 10 इलेक्ट्रॉन। जितना ऑर्बिटल होगा उसका डबल इलेक्ट्रॉन। और शेप का बात करते हैं, पी का शेप होगा डम्बल शेप, डमरू के शेप का, डम्बल। ये देखिए डमरू ऐसे होता है ना, ऐसे डमरू, तो ये डम्बल शेप का होगा। उसी तरह डी का बात करें तो डबल डम्बल, 2 गो डमरू होगा, एक डमरू इधर से और एक डमरू इधर से, डबल डम्बल बोलते हैं इसको, डबल डम्बल शेप। ठीक है, डी का। एफ का बात करें तो एफ में 7 ऑर्बिटल होता है, 7 ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ पर 7 ऑर्बिटल बना दिए, 1 2 3 4 5 6, 7 हो गया। और 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एफ में हो गया 14 इलेक्ट्रॉन।
इसका शेप कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है, 8 फोल्ड स्ट्रक्चर होता है, 8 फोल्ड स्ट्रक्चर। तो इसको बनाना बड़ा मुश्किल है। इसमें देखिए 2 फोल्ड है, ईजी है। इसमें 4 फोल्ड है, देखिए 1 2 3 4, इसमें 8 फोल्ड होगा, 8 फोल्ड स्ट्रक्चर। बहुत मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। तो आपको यही याद रखना है। एस का शेप होता है स्फेरिकल, गोलाकार, पी का होता है डम्बल शेप, डी का होता है डबल डम्बल, और एफ का होता है कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल शेप। ठीक है, अब आते हैं 1924 का बात करते हैं। 1924 में साइंटिस्ट आए थे डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने इलेक्ट्रॉन के ड्यूअल नेचर के बारे में बताया था, यानी कि इलेक्ट्रॉन का डबल नेचर होता है। पहला नेचर, इलेक्ट्रॉन बिहेव करेगा कैसे, पार्टिकल की तरह, ठीक है, कण की तरह। दूसरा, इलेक्ट्रॉन बिहेव करेगा वेव की तरह, तरंग की तरह, यानी कि इलेक्ट्रॉन में कण की तरह भी बिहेव करने का नेचर होता है और तरंग की तरह बिहेव करने का भी नेचर होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन को कहते हैं कि दोनों कण और तरंग दोनों तरह का बिहेवियर ये शो करता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा है, ड्यूअल नेचर। कैसा नेचर है, ड्यूअल नेचर। अब पार्टिकल नेचर का बात करते हैं तो E = mc² हो जाएगा। क्या हो, E = mc²। ठीक है, पार्टिकल नेचर। ठीक है, पार्टिकल नेचर के अनुसार से E = mc² होता है। ये रिलेशन दिए थे आइंस्टीन ने। उसी तरह जब वेव नेचर का बात करते हैं तो एनर्जी = hc/λ होता है। ये दिया था प्लैंक्स इक्वेशन। प्लैंक्स जो थे साइंटिस्ट, मैक्स प्लैंक ने ये थ्योरी दिया था। अगर ये दोनों एनर्जी ही दिखा रहा है तो दोनों को इक्वेट करते हैं, यानी कि एनर्जी जो है वो hc/λ और mc² दोनों बराबर होगा। देखिए ये c से ये c कट जाएगा, तो लेमडा अगर निकालेंगे तो लेमडा = h/mc। अब मास इंटू वेलोसिटी को मोमेंटम बोलते हैं, तो लेमडा = h/p। तो यही जो फॉर्मूला है ये इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ निकालने का तरीका है। p को क्या बोलेंगे, p को बोलेंगे मोमेंटम, संवेग, और लेमडा को बोलेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ। यानी कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो होता है h/p, मोमेंटम का रेसिप्रोकल होता है। और ये वेवलेंथ डी ब्रॉगली ने दिया था, इसलिए इस वेवलेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। और डी ब्रॉगली ने इलेक्ट्रॉन के ड्यूअल नेचर के बारे में भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन का डबल नेचर होता है, एक तो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। ठीक है, दोनों नेचर को अगर हम लोग कंबाइन कर दें, यानी कि एनर्जी के रूप में इसको कंबाइन कर दिए, तो ये लेमडा का फॉर्मूला बना देता है। ठीक है, लेमडा = h/mc या h/p। ठीक है, लेमडा जो है वो वेव नेचर बता रहा है और p जो है मोमेंटम वो पार्टिकल नेचर बता रहा है, यानी कि ड्यूअल नेचर। यही शो करता है इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर। इससे पहले जब आप लाइट पढ़े होंगे, लाइट चैप्टर, प्रकाश चैप्टर, तो आप पढ़े होंगे लाइट का भी ड्यूअल नेचर होता है। लाइट का भी ड्यूअल नेचर होता है, यानी कि लाइट भी पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और वेव की तरह बिहेव करता है। ठीक है, प्रकाश भी आपका कण की तरह बिहेव करता है और तरंग की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो इसीलिए लाइट में 2 चैप्टर पढ़ते हैं, एक जिसमें हम लोग ऑप्टिक्स के बारे में जो पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब जो पढ़ते हैं वो पढ़ लिए, और एक हम लोग पढ़ते हैं वेव, प्रकाश तरंग के बारे में, जिसमें हम लोग हाइजेंस प्रिंसिपल वगैरह सब पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो जब हम आपको प्रकाश चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें आपको पूरे डिटेल में बताएंगे। अभी इसको इतना ही जानना काफ़ी है, इतना ही जानना बहुत है। अब आते हैं 1926 में एक साइंटिस्ट आए थे, स्क्रॉडिंजर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने परमाणु का आधुनिक मॉडल दिया। इन्होंने परमाणु का आधुनिक मॉडल, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल दिया। किसने, स्क्रॉडिंजर ने। ठीक है, 1926 में इन्होंने इलेक्ट्रॉन को तरंग की तरह माना, पार्टिकल नहीं माना, इलेक्ट्रॉन को तरंग की तरह माना, वेव की तरह माना। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन ψ², ये इसका सॉल्यूशन जो है, ये एक इक्वेशन दिए थे। वो इक्वेशन बहुत लंबा चौड़ा, उसको लिखना जरूरी नहीं है। जब उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, जैसे कोई भी इक्वेशन को आप निकालते हैं उसका सॉल्यूशन आता है ना, तो वो 3 क्वांटम नंबर हम लोग को देता है। ठीक है, 3 क्वांटम नंबर कौन कौन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, इन्होंने ही सॉल्यूशन दे के बताया कि जो इलेक्ट्रॉन का जहाँ पर पाने का संभावना है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पाने का संभावना है, उसको ψ² से दिखाते हैं। इसको बोलते हैं साई, PSI, साई। ठीक है, ψ² से दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का तरीका। और जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, बड़ा सा इक्वेशन उन्होंने दिया था, उसको लिखे नहीं हम, तो हम लोग को 3 क्वांटम नंबर मिलेगा। पहला क्वांटम नंबर बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि सेल के बारे में, KLMN, उसके बारे में बताएगा।
दूसरा क्वांटम नंबर जो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ये हम लोग को सबसेल के बारे में बताएगा, सबसेल, ठीक है, यानी कि 1s 2s 2p ये सब सबसेल हो गया, ठीक है। तीसरा क्वांटम नंबर बताएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी कि ऑर्बिटल के बारे में बताएगा, यानी कि ये हम लोग को बताएगा कि किस सेल में ऑर्बिटल कितना है। लेकिन ये हम लोग को स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में नहीं बताता है। टोटल क्वांटम नंबर होते हैं 4 और स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन जो है वो केवल 3 क्वांटम नंबर के बारे में बताता है। चौथा क्वांटम नंबर वो होता है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। ये 4th क्वांटम नंबर होता है। ये हम लोग को स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन में इसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन में 3 क्वांटम नंबर मिलता है, जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कौन क्वांटम नंबर नहीं मिलता है? तो वो है स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर होता क्या है? ये बताता है कि किसी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो ये बता देगा किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है और दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट होगा। स्पिन जो है वो अपोजिट होगा। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन का सेम स्पिन नहीं हो सकता है, वो अपोजिट होगा। कैसे? अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। यानी कि एक अगर आपका ऊपर डायरेक्शन शो कर रहा है तो दूसरा नीचे डायरेक्शन शो करेगा। यानी कि एक अगर आपका +½ होगा तो दूसरा -½ होगा। यही बताया था स्क्रोडिंजर वेव, नहीं स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन इसके बारे में नहीं बताया था। ये तो सिर्फ इस तीनों के बारे में बताया था, स्पिन के बारे में नहीं बताया था, जो हम स्पिन आपको बता दिए, ठीक है। अब आगे आते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वगैरह ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं पूछता है। आगे आते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी कि हाइजेनबर्ग एक साइंटिस्ट थे, उनका अनिश्चितता का सिद्धांत एक उन्होंने दिया था 1927 में, ठीक है। बहुत कम उम्र में इन्होंने, शायद 20 से 30 के एज में ही, बहुत कम उम्र में, वेरी लेस एज, इतना कम उम्र में इन्होंने अनिश्चितता का सिद्धांत दे दिया जो बहुत कुछ का रुख बदल कर रख दिया, ठीक है। इससे पहले हम लोग स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्या कहता है। स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन ये कहता है कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर है, मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, एटम है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एक सेल में मिलेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक सेल में मिलेगा, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा सेल में मिलेगा। लेकिन ये कंसेप्ट को स्क्रोडिंजर ने गलत बताया। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है कहीं भी पाया जा सकता है, कोई हम लोग एग्जैक्टली कह नहीं सकते इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा। उसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड नाम दिया इन्होंने, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बादल, ठीक है। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लाउड की तरह है। अच्छा, इन्होंने क्लाउड वर्ड क्यों यूज़ किया है? इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो, उसको जब हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो इतना स्पीड में मूव करता है, इतना स्पीड में 10⁶ के मल्टीपल में, या उससे ज़्यादा भी हो जाता है, ठीक है। इतना स्पीड में वो मूव करता है इलेक्ट्रॉन कि उसको एक जगह पर देख पाना बहुत मुश्किल होता है। तो वो बादल की तरह दिखता है, क्लाउड की तरह दिखता है। इसीलिए स्क्रोडिंजर ने इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड वर्ड यूज़ किया था, ठीक है। तो इन्होंने वही बताया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ मिल सकता है, तो उसका प्रोबेबिलिटी बताया था φ² से। ये फंक्शन है और इनका एक लंबा चौड़ा डिफ्रेंसिएशन में इक्वेशन था जिसका सॉल्यूशन 3 क्वांटम नंबर देता था। आगे आते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये क्या बोलता है? इसको हम ऐसे समझाते हैं कि कोई बैट्समैन है, क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, क्रिकेट खेल रहा है, यहाँ पर विकेट है, यहाँ पर विकेट है, ये दौड़ा, ठीक है, बॉलर बॉलिंग किया, बैट्समैन ने मारा, 1 रन लेने गया, ठीक है। तो 1 रन लेने के लिए जब गया बैट्समैन, तो दौड़ते हुए आया और यहाँ पर क्रीज पर पहुँचने से पहले ही थ्रो कर दिया और रन आउट हो गया, ठीक है, थ्रो कर दिया, रन आउट हो गया, ठीक है। थर्ड एम्पायर ने देखा तो थर्ड एम्पायर ने जब इसको देखा कि ये किस समय यहाँ पर पहुँचा है, ठीक है, किस समय क्रीज को पार किया है, वो समय और उस समय उसका वेलोसिटी, ठीक है, एग्जैक्ट फाइंड करना मुश्किल है। यानी कि एक समय में या तो आप एग्जैक्ट पोजीशन निकाल सकते हैं, या तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर एम्पायर जो है वो पोजीशन देखता है, ठीक है, कि वो कितने टाइम में पहुंचा है, पोजीशन देखता है, तो वो वेलोसिटी नहीं देख पाएगा, उस टाइम में वेलोसिटी नहीं देख पाएगा। और अगर वो वेलोसिटी देखता है तो उस टाइम में पोजीशन नहीं देख पाएगा। यानी कि एक साथ में पोजीशन और वेलोसिटी दोनों निकालना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। यानी कि जिस समय वो बैट्समैन जो है क्रीज को पार किया है, उस समय उसका एग्जैक्ट पोजीशन
और उसका वेलोसिटी दोनों एक साथ नहीं निकाल पाएंगे। एक को अगर हम लोग अच्छे से निकालेंगे तो दूसरा निकालने में गड़बड़ी होगा। यही कंसेप्ट को इलेक्ट्रॉन के लिए यूज किया है हाइजेनबर्ग। इन्होंने क्या कहा है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजिशन एंड वेलोसिटी या मोमेंटम जो बोलिए ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यानी कि इन्होंने क्या कहा, एक साथ इलेक्ट्रॉन की सटीक पोजिशन तथा सटीक वेग, वेग बोलिए या संवेग बोलिए, ठीक है, वेग संवेग क्या होता है, मास इंटू वेग, ठीक है। तो एक साथ आप पोजीशन और सटीक वेग दोनों ज्ञात कर पाना असंभव है। यदि हम पोजीशन करेक्ट निकालेंगे, ठीक है, मान लीजिए कि हम पोजीशन करेक्ट निकालेंगे तो वेलोसिटी में एरर होगा, ठीक है, वेलोसिटी में हम लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे। यदि हम लोग वेलोसिटी करेक्ट निकालेंगे तो पोजीशन में गड़बड़ होगा। अब मान लीजिए ये इसको समझिए, डेल्टा एक्स, इन्होंने एक इक्वेशन दिया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, h/4π, ठीक है। यानी कि अगर डेल्टा एक्स एक्यूरेटली निकाल रहे हैं, मतलब ऊपर ऊपर दिखा रहे हैं, एक्यूरेटली निकाल रहे हैं, इसमें प्रिसीजन ज़्यादा है, इसमें करेक्ट सटीक निकाल रहे हैं, तो डेल्टा पी निकालने में हम लोग को सटीकता नहीं होगा। नीचे डाउन एरो का मतलब इसमें कुछ एरर होगा, गड़बड़ होगा। और यदि हम लोग डेल्टा पी यानी कि पी सटीक निकाल रहे हैं, मोमेंटम को सटीक निकाल रहे हैं, तो पोजीशन में गड़बड़ होगा। यही बोल रहा है, दोनों एक साथ करेक्ट नहीं निकलेगा। अगर हम लोग पोजीशन सही निकालेंगे तो मोमेंटम गलत आएगा, मोमेंटम सही निकालेंगे तो पोजीशन गलत आएगा। यही बोलता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता का सिद्धांत। अनिश्चित है, एक निश्चित है तो दूसरा अनिश्चित होगा, यही बोलता है। चलिए अब आते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg बता चुके थे। मास ऑफ प्रोटॉन 1.673 इंटू 10⁻27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.675 इंटू 10⁻27 kg। इसको अगर AMU में दिखाएंगे तो 0.000549 AMU, प्रोटॉन का बात करें तो 1.007 AMU, और न्यूट्रॉन का बात करें तो 1.008 AMU, ठीक है। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बात करें तो प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना ज़्यादा होता है। यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना यानी कि लगभग 1840 गुना ज़्यादा होता है। ये हम पिछले वीडियो में बता दिए थे। अब इसमें अगर हम लोग गौर से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन का मास है, उसके बाद प्रोटॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन, यानी कि सबसे बड़ा होगा न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन। ये भी आपसे एग्जाम में क्रम पूछ सकता है, क्रम, ठीक है, क्रम पूछ देगा आपसे। अब आते हैं एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या, ये क्या होता है, नाभिक में जितना भी प्रोटॉन होगा, सॉरी ऊपर में एटॉमिक नंबर यहाँ पर है ना, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं, परमाणु संख्या। इसको हम लोग जेड से दिखाते हैं। यानी कि कोई भी एलिमेंट का बात करते हैं तो उसका जितना भी नाभिक में प्रोटॉन होगा, जितना भी प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन का मतलब हम लोग ये भी बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। इसको जेड से दिखाते हैं। मास नंबर क्या होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ देंगे, नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग, ये कहलाता है द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। यानी कि इसको ए से दिखाते हैं, यानी कि ए इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन को तो हम लोग जेड बोलते थे, एटॉमिक नंबर, यानी कि मास नंबर इक्वल टू जेड प्लस एन, यानी कि एटॉमिक नंबर प्लस एन। यानी कि परमाणु के द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं होता है। देखिए इसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, लेकिन कहीं भी इलेक्ट्रॉन का बात नहीं किया है। तो सिर्फ परमाणु द्रव्यमान जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही निर्धारित हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। सिंबल का बात करते हैं, बताए थे कि किसी भी तत्व को दर्शाने का तरीका सिंबल होता है। सिंबल, पहला अक्षर कैपिटल होता है, पहला कैपिटल, जिसमें कोबाल्ट लिख रहे हैं, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, तो ये तरीका है एलिमेंट को लिखने का। चलिए यहाँ पर समझते हैं, एक्स जो है, कोई मान लीजिए कोई तत्व है एक्स, तो यहाँ नीचे लिखेंगे परमाणु संख्या और ऊपर में लिखेंगे द्रव्यमान संख्या। यानी कि ऐसे लिख सकते हैं, एक्स यहाँ पर परमाणु संख्या, यहाँ पर द्रव्यमान संख्या, या इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, एक्स यहाँ पर प्रोटॉन, परमाणु संख्या बोलते हैं प्रोटॉन को, ठीक है, और द्रव्यमान संख्या बोलते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को। तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, एक्स पी और यहाँ पे पी प्लस एन, ऐसे भी दिखा सकते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का अगर बात करें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो वो क्या होता है, देखिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यहाँ पर ए है और जेड जो है वो प्रोटॉन है। तो अगर ए में से जेड को घटा देंगे, देखिए ए में से अगर जेड को घटा देंगे तो ए को क्या लिखते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन माइनस जेड को क्या लिखेंगे, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन प्रोटॉन कट जाएगा, बचेगा न्यूट्रॉन। यानी कि अगर द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटा देंगे तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या,
द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन पर ये देखिए हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, P इक्वल टू 10, ठीक है। प्रोटॉन हो गया आपका 10, इलेक्ट्रॉन हो गया 12, न्यूट्रॉन हो गया 11। तो सिंबल इसका कैसे लिखेंगे, इस एलिमेंट का सिंबल कैसे लिखेंगे, देखिए इसको कैसे लिखेंगे। तो आपका सबसे पहले हम लोग सिंबल लिखने के लिए एक्स, यहाँ पर जेड और यहाँ ए लिखते हैं, ठीक है। या इसी को हम लोग बोल सकते हैं एक्स, जेड की जगह प्रोटॉन और यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। या इसी को हम लिख सकते हैं एक्स, प्रोटॉन की जगह कितना है 10 है, 10 है, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी कि 10 प्लस 11 तो कितना हो जाएगा 21। यही हो जाएगा हमारा सिंबल, ये हो जाएगा हमारा सिंबल। तो ये तरीका था किसी भी नंबर का सिंबल लिखने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी परमाणु में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 2 तथा 3 बढ़ा दी जाए और इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 कम कर दी जाए तो द्रव्यमान संख्या पर क्या असर पड़ेगा, द्रव्यमान संख्या पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। हम लोग द्रव्यमान संख्या क्या लिखते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यही होता है। अब देखिए प्रोटॉन कितना बढ़ाया है, प्रोटॉन बढ़ाया है 2, न्यूट्रॉन बढ़ाया है 3, ठीक है। तो ये कितना बढ़ जाएगा, 3 2 5, 5 बढ़ जाएगा। यानी कि अगर इसको 2 और इसको 3 बढ़ा देते हैं तो द्रव्यमान संख्या 5 बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5, आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। यानी कि समझिए कि द्रव्यमान संख्या इलेक्ट्रॉन्स का कोई असर द्रव्यमान संख्या पर नहीं होता है, पहले ही बता चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन को 4 से घटा है तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को जब 4 से घटाएंगे, इलेक्ट्रॉन केवल आवेश पर वर्क करता है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन का क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग निकाल देते हैं तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण कर लेते हैं तो नेगेटिव चार्ज होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन केवल और केवल तत्व पर उसका कितना चार्ज आ रहा है उस पर डिपेंड करता है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान संख्या से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का असर एटम के चार्ज पर पड़ता है, केवल चार्ज पर पड़ता है और किसी चीज़ पर नहीं पड़ता है। जैसे अगर न्यूट्रल एटम का बात करें, न्यूट्रल एटम जैसे मान लीजिए कि सोडियम का बात करते हैं, सोडियम का होता है 11 और 23, ठीक है। तो यानी कि सोडियम में 11 प्रोटॉन है और 11 न्यूट्रॉन है, 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि 11 पॉजिटिव चार्ज और 11 नेगेटिव चार्ज, तो एटम हो गया न्यूट्रल। यानी कि न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है, और यही होता है एटॉमिक नंबर के बराबर, एटॉमिक नंबर के बराबर, ठीक। अगर इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या कर दिए, डोनेट कर दिए, त्याग कर दिए, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो बचा क्या, प्रोटॉन का संख्या ज़्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से, यानी कि परमाणु धनावेशित हो जाएगा। प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, नेगेटिव चार्ज कम हो गया, तो पक्का है कि परमाणु जो है धनावेशित हो जाएगा। और धनावेशित को हम लोग पॉजिटिवली चार्ज या केटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केटायन। जैसे सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो Na+ बनाएगा, तो इसको बोलते हैं केटायन। सोडियम क्या है, केटायन है। वही अगर इलेक्ट्रॉन रिसीव कर देगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तो प्रोटॉन कम हो गया। तो जब भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा यानी कि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया तो परमाणु क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज या एनायन। जैसे क्लोरीन का बात करते हैं, क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो ये क्लोरीन माइनस बनाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनायन बोलते हैं, एनायन। आगे आते हैं, चार्ज कैलकुलेशन कैसे करते हैं, फॉर्मूला इसको याद रख लीजिए। प्रोटॉन में से इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे तो चार्ज हमारा निकल जाएगा, प्रोटॉन में से इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे तो हमारा चार्ज निकल जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना, एग्जाम में आपको कभी भी काम आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन कुछ हम लोग बनाते हैं तब हम लोग को समझ में आएगा। प्रोटॉन अगर 10 है और इलेक्ट्रॉन 12 है, बताइए चार्ज कितना होगा। चार्ज हो जाएगा हमारा 10 - 12, यानी कि प्रोटॉन -12, तो 10 - 12 कितना हो जाएगा, -2। और जब भी नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो क्या होता है, एनायन। नेगेटिव चार्ज आएगा तो एनायन, ठीक। उसी तरह प्रोटॉन दिया 10, इलेक्ट्रॉन दिया 8, तो चार्ज कितना होगा, 10 - 8, तो ये हो जाएगा +2। +2 को क्या बोलते हैं, केटायन। उसी तरह प्रोटॉन 10, इलेक्ट्रॉन 10, तो चार्ज क्या हो जाएगा, 10 - 10 यानी कि 0, यानी कि चार्ज है ही नहीं तो वो न्यूट्रल हो गया। ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, ठीक। तो यानी कि समझ गए, जब भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होगा तो न्यूट्रल होगा। जब प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा यानी कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया तो क्या बनेगा, केटायन।
यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, प्रोटॉन कम हो गया, तो क्या बनेगा, एनायन। इसी कंसेप्ट को आपको समझना था, जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल से समझाया। आगे और देखते हैं। प्रोटॉन है 20, इलेक्ट्रॉन है 22, न्यूट्रॉन है 23, तो इसका सिंबल कैसे लिखेंगे, सिंबल कैसे लिखेंगे समझिए। इसको मिटा देते हैं पहले, चलिए इसको समझते हैं सिंबल कैसे लिखेंगे। देखिए मास नंबर क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी कि 20 प्लस 23, तो ये हो जाएगा 43। मास नंबर कितना हो गया, 40 लिखा गया, ये हो गया 43। ठीक है। उसी तरह चार्ज का बात करते हैं, तो प्रोटॉन माइनस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा चार्ज, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 22, तो हो जाएगा -2। चार्ज जो है 2 माइनस, तो इसका सिंबल कैसे लिखेंगे, सिंबल कैसे लिखेंगे, एक्स का एटॉमिक नंबर 20, क्योंकि प्रोटॉन 20 है, एटॉमिक नंबर हो जाएगा 20, और मास नंबर कितना हो जाएगा 43। ठीक है, और इसमें चार्ज है 2 गो, तो क्या लिखेंगे, 2 गो नेगेटिव चार्ज, या -2 लिख दीजिए ना, -2, यही हो गया सिंबल। उसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन है 15, न्यूट्रॉन है 14, इलेक्ट्रॉन है 14। ठीक है, अब क्या होगा, मास नंबर क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी कि 15 प्लस 14, ये हो जाएगा 29, 29 हो जाएगा। 15 प्लस 14, इसको 14 नहीं, इसको 16 कर दीजिए, सॉरी इसको 16 कर दीजिए। ठीक है, तो 15 प्लस 16, तो ये कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चार्ज का बात करते हैं, तो प्रोटॉन माइनस इलेक्ट्रॉन यानी कि 15 माइनस 14, ये हो जाएगा 1 +1। तो इसका सिंबल कैसे लिखेंगे, इसका सिंबल कैसे लिखेंगे, इसका सिंबल लिखेंगे x, यानी कि जो तत्व है उसका परमाणु संख्या है 15 और परमाणु द्रव्यमान है 31 और चार्ज है +1, चार्ज है +1। चलिए अगला देखते हैं। नाइट्रोजन पे 3 माइनस है, नाइट्रोजन पे 3 माइनस है, यहाँ देखिए पहले ही आपको चार्ज दे दिया है 3 माइनस है, और जेड दे दिया 7। ठीक है, तो हम जेड 7 दिया नहीं, जेड होता ही, नाइट्रोजन का जेड कितना होता है, एटॉमिक नंबर 7, आपको याद रखना है, और परमाणु द्रव्यमान होता है 14। तो इसमें हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो देखिए जितना जेड होगा, यानी कि परमाणु संख्या जितना होगा उतना ही तो प्रोटॉन होता है, यानी कि प्रोटॉन हमारा निकल गया 7। ठीक है, और न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, a माइनस जेड, तो ये कैसे निकल जाएगा, 14 माइनस 7, तो ये भी हो जाएगा 7, यानी कि प्रोटॉन हो गया 7 और न्यूट्रॉन भी हो गया 7। अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन माइनस, सॉरी ये फार्मूला से नहीं, चार्ज का जो फार्मूला होता है, चार्ज का फार्मूला क्या होता है, चार्ज होता है प्रोटॉन माइनस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन माइनस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो चार्ज तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, चार्ज दिया हुआ -3, प्रोटॉन कितना दिया हुआ है 7 माइनस इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 10, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10। तो इस फार्मूला से आप बनाइएगा तो बन जाएगा। ये तीनों आपका होमवर्क है, ये तीनों आपका होमवर्क है, बना दीजिएगा। ऑक्सीजन के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, कॉपर के लिए, ये तीनों में आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सारा चीज़ निकालना है, आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं, चलिए अब अगला टॉपिक पे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइसोटोप यानी कि समस्थानिक। ये किसको बोलते हैं, समान तत्वों के वे रूप जिसमें एटॉमिक नंबर यानी कि प्रोटॉन तो सेम होता है, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या तो सेम होती है, लेकिन मास नंबर यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। यानी कि जिसमें प्रोटॉन सेम होगा, न्यूट्रॉन अलग होगा, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर अलग होगा। तो सिंबल हम लोग कैसे लिखते हैं, XZA, यानी कि नीचे जेड यानी कि एटॉमिक नंबर, नीचे वाला सेम होगा, ऊपर वाला डिफरेंट होगा। तो देखिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है हाइड्रोजन का, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 2, एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 3। इस तीनों में आप ये समझिएगा कि तीनों में एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, लेकिन मास नंबर 1, 2 और 3 अलग अलग है। यानी कि पहला वाला जो है इसको बोलते हैं प्रोटियम, दूसरा वाला को बोलते हैं ड्यूटीरियम और तीसरा वाला को बोलते हैं ट्रीटियम। ठीक है, कोई भी समस्थानिक आप लीजिएगा, आइसोटोप लीजिएगा, तो लास्ट वाला जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो सक्रिय होता है। पहला वाला में आपका न्यूट्रॉन कितना होगा, 0 न्यूट्रॉन, एक भी न्यूट्रॉन नहीं होगा। दूसरा वाला में आपका 1 न्यूट्रॉन होगा और तीसरा वाला में आपका 2 न्यूट्रॉन होगा।
क्यों, इससे इसको माइनस कर देंगे, परमाणु द्रव्यमान से परमाणु संख्या को a माइनस जेड। तो जब 1 से 1 को माइनस करेंगे तो 0, तो पहला वाला 0 न्यूट्रॉन। इसमें 2 से 1 को माइनस करेंगे, 2 माइनस 1 तो 1, तो 1 न्यूट्रॉन। और 3 से 1 को माइनस करेंगे तो 2 न्यूट्रॉन। समझ में आ गया होगा। अगला है कार्बन का C12, इसको बोलते हैं C12, C13, C14। तीनों में एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन मास नंबर 12, 13, 14 है। ठीक है। उसी तरह ऑक्सीजन का बात करते हैं, तीनों में 8 है। ठीक है। और ऊपर वाला 16, 17, 18 है। ठीक है। सब में लास्ट वाला रेडियो एक्टिव होगा। ठीक है। और जो कार्बन 14 है ना, ये लास्ट वाला, ये रेडियो एक्टिव, इसका यूज होता है कार्बन डेटिंग में। ठीक है। जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉसिल्स का एज निकालते हैं। फॉसिल्स के एज काउंट करने में यूज होता है इसका। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला, हाँ, इसमें न्यूट्रॉन भी आप निकाल सकते हैं, 8, 9 और 10 न्यूट्रॉन। ठीक है। यानी कि प्रोटॉन सब में 8 है, लेकिन न्यूट्रॉन 8, 9, 10 अलग अलग है। क्लोरीन का भी देखिए 17, 17, दोनों में 17, 17 है, लेकिन मास 35, 37 है। आयोडीन का भी देखिए, आयोडीन 127, 131, दोनों में इसका एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास नंबर अलग होगा। और ये जो लास्ट वाला है वो रेडियो एक्टिव होता है। इसका यूज होता है थायराइड ग्लैंड के कैंसर के उपचार में। उसी तरह सोडियम का 23 और 24 दूगो होता है। यूरेनियम का 235, 238 दूगो होता है। तो ये सारा आइसोटोप का एग्जाम्पल है जो मैंने बता दिया आपको। इसका यूज़ देखते हैं, यूजेज ऑफ आइसोटोप का यूज़ देख लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले कार्बन 14 का प्रयोग फॉसिल्स का एज पता करने में किया जाता है, और इसका स्टडी को बोलते हैं, फॉसिल्स के स्टडी को बोलते हैं पैलियोंटोलॉजी। और पैलियोंटोलॉजी के फादर को क्या बोलते हैं, पिता जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म अध्ययन। ठीक है। जीवाश्म का अध्ययन को क्या बोलते हैं, लियोनार्डो। इसका फादर कौन है, लियोनार्डो दा विंसी। ठीक है। आगे आते हैं। कोबाल्ट 60 का यूज होता है कैंसर के इलाज में, याद रखना है आपको। आर्सेनिक 74 का यूज क्या होता है, कैंसर के ट्यूमर का पता लगाने में, आर्सेनिक 74। यूरेनियम 235 का यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, क्योंकि ये चेन रिएक्शन को बरकरार रखता है। चेन रिएक्शन पढ़ाएंगे अगला चैप्टर में, चेन रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि ये चेन रिएक्शन को बरकरार रखता है। डिटियो हेवी वाटर, ठीक है, इसके खोज करता है HC यूरे। इसका प्रयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में होता है। इसका उत्पादन ट्रॉम्बे, मुंबई में किया जाता है। ट्रॉम्बे में ही बार्क का भी हेडक्वार्टर है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। यही ट्रॉम्बे में DTO का उत्पादन होता है। सोडियम 24 का बात करें, इसका प्रयोग ब्लड क्लॉटिंग का पता लगाने में किया जाता है कि कहाँ पर ब्लड क्लॉट किया है, कहाँ पर नहीं किया है। आयोडीन 131 का बात करें तो इसका प्रयोग थायराइड ग्लैंड के कैंसर में किया जाता है, और ब्रेन ट्यूमर को लोकेट करने में भी आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है। फॉस्फोरस 32 का प्रयोग का बात करें तो ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया, इसी को ल्यूकेमिया भी बोलते हैं, इसका उपचार करने में फॉस्फोरस 32 का भी प्रयोग होता है। तो ये था आइसोटोप। अब आते हैं आइसोबार, संभारिक में क्या होता है, जैसे आइसोटोप में क्या था, एटॉमिक नंबर सेम, जेड जो है वो सेम होगा और ए जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है। इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें मास सेम हो जाएगा, ऊपर वाला, नीचे वाला डिफरेंट हो जाएगा। यानी कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम, उल्टा हो गया। उसका आइसोटोप का उल्टा आइसोबार हो गया। परमाणु संख्या असमान होगा, द्रव्यमान संख्या सेम होगा। इसमें ना तो प्रोटॉन समान होगा, ना ही न्यूट्रॉन समान होगा। यानी कि इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों में से कोई समान नहीं होगा। ना तो प्रोटॉन ना ही न्यूट्रॉन, दोनों में से कोई समान नहीं होगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, तीनों का वेट है 40, 40, 40, लेकिन एक में परमाणु संख्या 18 है, दूसरे का परमाणु संख्या 19 है, तीसरे का परमाणु संख्या 20 है। ये देखिए, ये तीनों अलग अलग परमाणु है, यानी कि तीनों असमान तत्व हैं, डिफरेंट एटम्स। लेकिन इसमें क्या था, सब सेम एटम था। समान तत्वों के वे रूप, जैसे देखिए तीनों में हाइड्रोजन है, तीनों में कार्बन है, तीनों में ऑक्सीजन है। तो समस्थानिक क्या होता है, एक ही तत्व का होता है, लेकिन संभारिक जो है अलग अलग तत्व का। देखिए तीनों में अलग अलग तत्व हैं, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। उसी तरह यहाँ पे आयरन और निकेल का बात करते हैं, दोनों में मास नंबर है 58 और एटॉमिक नंबर है 26 और 27। उसी तरह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बात करते हैं, दोनों में मास नंबर 16, 16 है और ये 7 और 8 है।
आइसोटोन का बात करते हैं। अगला आइसोटोन सम न्यूट्रॉनिक। इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं हम लोग बताइए। न्यूट्रॉन निकालने का तरीका क्या है, A माइनस जेड, यानी कि ऊपर वाला में से नीचे वाला को माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे इस दोनों में देखते हैं, नाइट्रोजन का देखिए 15 और 7, देखिए दोनों में से कोई सेम नहीं है, नीचे वाला भी सेम नहीं है, ऊपर वाला भी सेम नहीं है। तो हम लोग समझ गए ये ना तो आइसोटोप है ना तो आइसोबार है, यानी कि ना तो समस्थानिक है ना तो समभारिक है। तो ये है क्या, अब 15 में से 7 को घटाएंगे तो कितना होगा 8, 16 में से 8 को घटाएंगे कितना होगा 8, यानी कि दोनों में 8 न्यूट्रॉन है, यानी कि इस दोनों में 8 न्यूट्रॉन है, यानी कि न्यूट्रॉन का संख्या समान हो गया, तो ये सम न्यूट्रॉनिक हो गया, आइसोटोन हो गया। सोडियम और मैग्नीशियम का बात करते हैं। इसमें 23 में से 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12, और 24 में से 23 में से 11 घटाएंगे कितना हो जाएगा 12 होगा ना, हाँ 12, और 24 में से 13 घटाएंगे तो 25 होगा ना, यहाँ 25 होना चाहिए, सॉरी इसको 25 कर दीजिए, 25, ठीक है 25, तब 25 में से 13 घटेगा तो ये हो जाएगा, ये सर मैग्नीशियम का 12 होता है क्या, सोडियम मैग्नीशियम, हाँ 12 होता है। यहाँ देखिए 24 और 12 ठीक है, देखिए समझिए इसको, यहाँ पर 24 होगा लेकिन यहाँ 12 होगा, ठीक। तो ये हो गया, माइनस कीजिएगा जब इससे इसको तो 12 हो जाएगा, 12 न्यूट्रॉन, दोनों में 12 न्यूट्रॉन होगा, और ये भी आपका सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा। सिलिकॉन और फास्फोरस का बात करते हैं, तो ना तो नीचे वाला सेम है, 14 और 15 अलग अलग हो गया, ऊपर वाला भी सेम नहीं है, तो यानी कि ये ना तो आइसोटोप है समस्थानिक है, ना ही आइसोबार है समभारिक है। तो ये है क्या, तो माइनस करके देखते हैं दोनों को, 30 में से 14 को माइनस किए तो कितना हो गया 16, इससे इसको माइनस किए तो हो गया 16, यानी कि दोनों में 16 न्यूट्रॉन है, तो ये सम न्यूट्रॉनिक हो गया, आइसोटोन हो गया। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं हम आपको बता चुके हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। जैसे O2 माइनस, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, देखिए ऑक्सीजन का कितना होता है 8, और दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया 10, नाइट्रोजन का होता है 7 और 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया 10, F-1 में भी 10 इलेक्ट्रॉन, नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन, सोडियम प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम 3 प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन, Mg2 प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन 4 प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस सब में आपका 10 इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया सम इलेक्ट्रॉनिक। उसी तरह Si4 माइनस, P3 माइनस, H2 माइनस, Cl माइनस, Ar, K प्लस, Ca2 प्लस, इस सब में 18 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी आपका हो जाएगा, ये सारा हो जाएगा आपका सम इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। आइसोडायाफर्स जो है इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें क्या होता है न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन समान होता है, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन समान होता है आइसोडायाफर्स, बस इतना ही याद रखिए आप। जैसे देखिए एक एग्जांपल आपको देते हैं, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, ठीक है, इसमें ना तो नीचे वाला सेम है ना तो ऊपर वाला सेम है, ना ही न्यूट्रॉन सेम है। न्यूट्रॉन देखिए इसमें कितना हो जाएगा, इसमें प्रोटॉन हो गया 9, न्यूट्रॉन हो गया 10, और न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 10 कैसे, इससे इसको माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन 1 हो जाएगा। इसमें ये आपका प्रोटॉन है 8 और न्यूट्रॉन है 9, न्यूट्रॉन कितना है 9, तो आपका ना तो न्यूट्रॉन सेम है ना तो प्रोटॉन सेम है ना तो मास नंबर सेम है, तो न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन को फिर घटाएंगे तो 1, देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन दोनों में 1 आया, इसमें भी 1 आया इसमें भी 1 आया, यानी कि जिसमें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन समान होता है उसको आइसोडायाफर्स बोलते हैं। ये हालांकि पूछता नहीं है, आपको यही 3 को पूछेगा, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, यानी कि क्या बोलते हैं समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, इतना ही पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। चलिए अब हम लोग इसका सबसे बेस्ट टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ही ज़्यादा। इसको समझने के लिए 3 रूल आपको समझना पड़ेगा, 3 गो रूल समझना पड़ेगा। सबसे पहला रूल है हुन्स रूल, ठीक है, या इसी को बोलते हैं हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। दूसरा रूल है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, पॉलीज रूल, पॉली का रूल, ठीक है। और तीसरा है ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाई एक चाइनीज नेम है, इसका मतलब होता है घर बनाना, क्या होता है घर बनाना, ठीक है। ऑफ बाउ का मतलब क्या होता है घर बनाना, घर बनाना। तीनों रूल को समझते हैं बढ़िया से। सबसे पहले हुन्स रूल को समझते हैं। हुन्स रूल ये क्या बोलता है, यदि समान एनर्जी वाले 2 या 2 से अधिक ऑर्बिटल कक्षक उपलब्ध हैं तो इलेक्ट्रॉन उसमें सबसे पहले सिंगली ऑक्यूपाई होगा टब डबली। जैसे मान लीजिए P4 का बात करते हैं, P4 का बात करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि P में कितना ऑर्बिटल होता है, 3 गो होता है ना, 3 गो P में
चलिए यहाँ पे 3 ऑर्बिटल बना लिए और हम लोग को यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, 4 को इलेक्ट्रॉन भरना है। तो हम लोग ऐसे भर सकते हैं ना, ऐसे। तो सबसे पहले ये रूल क्या बोलता है, ये रूल बोलता है कि अगर समान एनर्जी वाला, चूँकि पी सेल है तो इसका एनर्जी तो सबका समान ही होगा, ठीक है। पी और डी का एनर्जी हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन पी वाला तो तीनों एक ही ऑर्बिटल है, तीनों का एनर्जी समान है। यदि आपको समान एनर्जी वाला 2 या 2 से अधिक ऑर्बिटल उपलब्ध है तो उसमें इलेक्ट्रॉन उसमें सबसे पहले सिंगली ऑक्यूपाई होगा, तब डबली ऑक्यूपाई होगा। यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से 3 को सबसे पहले क्या होगा, एक एक करके भरेगा। अब बचा एगो, तो एगो यहाँ आ जाएगा, समझे। तो इसका गलत क्या, आदमी गलती का क्या करता है इसमें, इसको ऐसे भर देता है, इसको ऐसे भर देता है, इसमें 2 को दे दिया, इसमें 2 को दे दिया, इसको खाली छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं होगा, तीनों का एनर्जी सेम है तो उसको अकेला कैसे छोड़ देंगे। बाप जो है सबसे पहले सब बेटा को बराबर बराबर देगा पैसा खाने के लिए, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि सबसे पहले तीनों में एक एक को जाएगा। अब बड़ा बेटा को एगो दे देगा एक्स्ट्रा, क्योंकि 4 को इलेक्ट्रॉन है तो बड़ा बेटा को एगो एक्स्ट्रा दे देगा। उसी तरह से D7 भरना, हम लोग क्या भरना है, D7। तो डी में कितना आपका ऑर्बिटल होता है, 5 गो, तो डी में 5 गो बना लो, डी में बना लिए 5 गो। अब 7 को भरना है तो सबसे पहले पाँचों में एक एक गो जाएगा, 1 2 3 4 5। अब बचा कितना, 2 गो, 1 2। ये तरीका है भरने का। उसी तरह F11 F में कितना होता है, 7 गो, F में कितना होता है, 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। सबसे पहले हम लोग को भरना कितना, 11 गो, तो पहले एक एक गो भर देते हैं सब में, 2 3 4 5 6 7, सॉरी यहाँ पे 7। अब बचा 4 गो, तो 1 2 3 4, ये हो गया तरीका। D4 भरना, D4 कैसे भरेंगे, डी में होता है 5 गो, तो 1 2 3 4, उसको छोड़ देंगे, सबसे छोटा बेटा है उसको छोड़ देंगे। F6 का बात करता है, F6 कैसे में, F में होता है 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया F6। तो पहले 6 गो भर देंगे, 1 2 3 4 5 6 गो हो गया, ठीक है। तो ये 6 हो गया आपका कंप्लीट, एक बच गया आपका लास्ट में। तो यही तरीका है, यही बोलता है हुंस रूल कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे अगर ऑर्बिटल समान एनर्जी का है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें सिंगली अकेला जाएगा, तब डबली जाएगा, तब डबल जाएगा। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है, पॉली का रूल क्या बोलता है कि किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन का सभी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा। हम बताएं 4 को क्वांटम नंबर होता है, कभी भी सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर, और ये इसमें क्या क्या बोलता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल 2 हो सकता है। ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं सोमरफील्ड वाला में कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल 2 होगा, ठीक है। और एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का स्पिन भी विपरीत होगा, ठीक है। यानी कि अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन लेना है तो पहला अगर क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो क्लॉकवाइज स्पिन को हम लोग दिखाते हैं ऊपर एरो से और एंटी क्लॉकवाइज को दिखाते हैं नीचे एरो से। यानी कि इसी को +½ भी बोल देते हैं, इसी को -½ भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट ऑफ बाउ प्रिंसिपल, इसका मतलब होता है घर बनाना। इसी को हम लोग N+L नियम भी बोलते हैं, N+L का नियम, ठीक है। ये क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस सबसेल में भरा जाएगा जिस सबसेल का एनर्जी सबसे कम है, ठीक है। यानी कि जिस सबसेल का N+L वैल्यू कम है। तो भाई इतना चीज़ याद करने से बढ़िया है, या ये आपको एग्जाम में पूछेगा कि जिसका N+L वैल्यू कम है, ठीक है, या जिसका एनर्जी सबसे कम है, बस इतना ही याद रखना है। लेकिन इसको निकालेंगे कैसे, इसको निकालने का तरीका बताते हैं क्या करना है। आपको सबसे पहले ऐसे लिखना है 1s, पहला सेल K सेल में क्या होगा, K सेल का बात करेंगे उसमें होता है ना 1s, L सेल में क्या होगा 2s2p, 2s2p। उसी तरह M में क्या होगा 3s, 3p, 3d। N में क्या होगा 4s, 4p, 4d, 4f। उसी तरह अगला में 5s, 5p, 5d, 5f। f तक ही लिखना है, f के बाद मत लिखिएगा। 6s, 6p, 6d, 6f, 7s, 7p, 7d, 7f, ऐसे करके लिख लिए, ठीक है। ये एक लाइन से
एस वाला हो गया, एक लाइन से ये पी वाला हो गया, एक लाइन से ये डी वाला हो गया, एक लाइन से ये एफ वाला हो गया। ऐसे करके हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक ऐसा टेढ़ा तीर मारेंगे, ठीक है, ये तीर मार दिए। तो सबसे पहले पहला तीर किसको लगा, 1s को, तो 1s का एनर्जी सबसे पहले हो, सबसे कम होगा, सबसे कम एनर्जी हो गया इसका, सबसे कम एनर्जी हो गया इसका, ठीक है। इसके बाद किसका एनर्जी होगा, 1s के बाद किसका एनर्जी होगा, देखिए ये तीर कहाँ खत्म हुआ, तीर यहाँ खत्म हुआ। अब इस तीर को फिर पीछे पकड़ के ले जाइए, यहाँ पे कहाँ आया 2s, यानी कि 1s के बाद आएगा 2s का नंबर, यानी कि दूसरा सबसे कम एनर्जी 1s के बाद 2s का होगा। अब देखिए 2s का तीर खत्म हो गया, फिर इसको पकड़ के यहाँ ले जाइए। इसके बाद किसका होगा 2p, फिर 3s, यानी कि इसके बाद किसका होगा 2p फिर 3s, ठीक है। अब 3s पे यहाँ खत्म हो गया तीर, फिर इसको पीछे ले जाइए, 3p 4s, यानी कि 3p और 4s, ठीक है। उसके बाद अगला यहाँ ले जाएंगे 3d 4p 5s, यानी कि 3d 4p 5s, ठीक है। उसके बाद इसके यहाँ ले जाएंगे 4d 5p 6s, यानी कि 4d 5p 6x। उसके बाद यहाँ ले जाएंगे 4f 5d 6p 7s, यानी कि 4f 5d। अब ऐसे लिखते जाएंगे, जैसे जितना भी लिखना होगा इसी तरीक़ा से हम लोग लिख सकते हैं। इसी क्रम में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में, फिर 4d में। यही क्रम है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकले में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं, देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन का आते हैं। हाइड्रोजन का कितना है, एटॉमिक नंबर 1। कैसे भराएगा, सबसे पहले 1s में जाएगा, ठीक है, 1s में तो क्या हो जाएगा 1s। देखिए s में एक ऑर्बिटल होता है, पहले समझ लेना आपको। p में 3 गो होता है, d में 5 गो होता है, f में 7 गो होता है, ठीक है। यानी कि इससे क्या समझ में आ रहा है कि s में एक ऑर्बिटल है, यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें 3 ऑर्बिटल है तो 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 ऑर्बिटल है तो 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 7 ऑर्बिटल है तो 14 इलेक्ट्रॉन। ये मैक्सिमम भरा जा सकता है। तो अब समझिए s ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1s में। इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये है, इसमें हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये है, इसमें 1s1 हो जाएगा, ठीक है, 1s1, यानी कि इस ये वाला सेल इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। हीलियम का बात करते हैं, हीलियम का 1s2 हो जाएगा, 1s2, यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भराएगा। अब आते लिथियम। लिथियम का 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन है। कैसे भरेंगे, 1s2 2s1, ठीक है, यानी कि सबसे पहले भराएगा 1s में। यहाँ देखिए सबसे पहले 1s में, फिर 2s में। 1s में 2 गो भराएगा, 2s में 1 गो भराएगा, तो हो जाएगा 2 और 1 3, तब 3 पूरा हो जाएगा। 4 चाहिए, 4 चाहिए तो क्या करेंगे, 1s2 2s2, ठीक है। s में 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकता है मैक्सिमम। अगला बोरॉन 5। बोरॉन 5 क्या होगा, 1s 2s और 2s के बाद होता है 2p, 2p होता है। देखिए यही तरीका है, 1s 2s 2p, ठीक है। s में कितना जाएगा, 2 गो, फिर es में 2 गो, बचा कितना, 2 2 4 गो हो गया, 1 गो बचा, 2p1, ठीक है। अगला कार्बन 6 का बात करते हैं, कार्बन। फिर 1s 2s 2p, तो 1s2 2s2, ठीक है, 2p2, 2p2, ठीक है। अगला नाइट्रोजन का 1s 2s 2p, क्या हो गया 1s2 2s2 2p3। उससे इसका 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p5, फिर 1s2 2s2 2p6। p में 6 इलेक्ट्रॉन तक जा सकता है। सोडियम का बात करते हैं, 11 है, तो 1s 2s 2p, 2p के बाद कौन आता है, देखिए 1s 2s 2p, 2p के बाद 3s आता है, तो यहाँ पे डाल दिए 3s डाल दिए, ठीक है। चलिए 1s2 2s2
2p6 कितना हो गया 6 2 8 2 10 एक बचा एक यहाँ डाल दिए। ठीक है, मैग्नीशियम का बात करते हैं। मैग्नीशियम 12 तो 1s2 2s2 2p6 3s2। एल्यूमिनियम का बात करते हैं 13 क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। अब 3s के बाद क्या आएगा देखिए 1s 2s 2p 3s के बाद 3p आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3p1। क्लोरीन का बात कर क्लोरीन का 17 तो 1s 2s 2p 3s 3p कैसे कैसे भराएगा इसमें 2 आ गया इसमें 2 p में 6 इसमें 2 कितना हो गया टोटल जोड़िए 2 6 2 8 2 10 2 12 हुआ 5 चाहिए तो यहाँ पर हो गया 5 3p5। क्लोरीन 18 क्लोरीन माइनस अब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया 18 हो गया तब कैसे करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 p पूरा भर गया p जो है वो पूरा भर गया एक इलेक्ट्रॉन और आया p में घुस गया 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। कैल्शियम 20 का बात करते हैं। कैल्शियम 20 1s 2s 2p 3s 3p 3p के बाद क्या आएगा देखिए यहाँ समझते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 3p के बाद 4s आएगा तो यहाँ पे 4s कर देते हैं 4s। अब इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करते हैं s में 2 s में 2 p में 6 s में 2 p में 6 कितना हो गया टोटल जोड़िए 2 2 4 2 2 6 6 12 6 18 हो गया बचा 2 4s2। ठीक है, स्कैडमियम स्कैडमियम का बात करते हैं। स्कैडमियम का 21 है तो कैसे होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 कितना हो गया जोड़ दिए थोड़ा टोटल 20 हो गया एक इलेक्ट्रॉन और बच रहा है। 4s के बाद किस में जाएगा देखिए 4s के बाद जाएगा 3d में 3d तो क्या हो जाएगा 3d1 हो जाएगा 21 हो जाएगा। अगला आयरन 26 का बात करते हैं। आयरन 26 का क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। अब कितना कितना हो गया टोटल जोड़िए 6 2 8 तो 10 6 16 तो 18 तो 20 6 बचा तो 6 यहाँ दे देंगे। डी में टोटल 10 जा सकता है 10 इलेक्ट्रॉन जा सकता है डी में मैक्सिमम तो अभी तो 6 ही दिए हैं डी में 6 ही दिए हैं। और देखिए जिंक का बात कर जिंक 30 का बात करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 तो हो जाएगा टोटल 20 10 30 इलेक्ट्रॉन हो गया खत्म। अब कुछ एक्सेप्शन देख लेते हैं कुछ अपवाद। ये आपका एग्जाम में अपवाद ही पूछेगा अगर पूछेगा तो अपवाद क्या होता है इसको समझना है। सबसे पहले क्रोमियम 24 इसको भरते हैं समझते हैं इसमें क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 क्योंकि 24 को भरना है जोड़िए 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 4 24 हो गया। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गलत है तो सही क्या है बताइए। सही ये होगा देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 बोलिएगा सर ऐसा कैसे हो गया। आप तो बोले थे पहले 4s को भरेगा फिर 3d को भरेगा पहले आप यही बोले थे 4s को भरेगा 3d को भरेगा लेकिन एक रूल होता है रूल को यहाँ लिख देते हैं हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल यानी कि अगर कोई ऑर्बिटल है वो आधा भरा हुआ है या पूरा भरा हुआ है तो उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। जैसे यहाँ देखिए ये अगर 4s2 3d4 है ठीक है तो d में टोटल कितना होता है d में टोटल 10 होता है 10 इलेक्ट्रॉन d में टोटल होता है 10 इलेक्ट्रॉन। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा 4s तो 4s में कितना हो जाएगा 4s में एक इलेक्ट्रॉन होगा d में 5 इलेक्ट्रॉन होगा तो d भी आधा भर गया और s भी आधा भर गया ठीक है क्योंकि s में होता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन और d में होता है मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन तो 2 का आधा 1 10 का आधा 5 ठीक है तो ये 4s1 3d5 ये आपको अपवाद है ये सही होगा। अपवाद वाला आपको याद रखना है ये इसका ये वाला सही होगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन में आते हैं कॉपर 29 का बात करते हैं। कॉपर 29 तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9
ठीक है, यहाँ समझिए ऐसा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये गलत है, ये होगा गलत। क्यों? क्योंकि फिर वही होगा, एस अपना एगो इसको दे देगा, एस हो जाएगा आधा और डी हो जाएगा पूरा। तो हम पहले बता दिए हैं हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसमें क्या होगा, सही क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, ये सही हो जाएगा। ये आपका अपवाद है, अपवाद ज़्यादा पूछ देता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पैलेडियम 46, इसको ऐसे ऐसे बनाए हैं लेकिन ये गलत है। तो बताइए सही क्या होगा, सही क्या होगा पैलेडियम का ये सूत्र का, ये देखिए ये आपका गलत है। सही क्या होगा, ये पूरा का पूरा अपना इसको दे देगा, 5s0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो एकदम में खाली हो गया ना, ये तो इसके पहले वाला फुल हो गया ना, ये खाली हो जाएगा, इसके पहले वाला फुल हो गया, फुल्ली फील्ड, ये भी फुल्ली फील्ड। क्या हो जाएगा इसका, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s0 4d10, ये सही होगा, ये आपका सही होगा, ठीक है। जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत हो रहा है वो 2-3 बार रिवीजन मार दीजिए, यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अगर पूछेगा तो, नहीं तो नहीं है पूछेगा। ये नहीं भी पूछता है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि पूछवे करेगा, ये आपका नहीं भी पूछता है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि कोई क्वेश्चन छूटे नहीं आपका इसका 40 47 का बात करते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा, सही ये होगा कि ये अपना एगो इसको दे देगा, तो कितना हो जाएगा 5s1, ये हो जाएगा 4d10, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 4d10, ये सही हो जाएगा। अगला मॉलिब्डेनम 42, मॉलिब्डेनम 42, इसमें क्या होगा कि ये अपना एगो इसको दे देगा, तो ये 5s1 हो जाएगा 4d5 हो जाएगा, यानी कि ये गलत है। सही क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, यहाँ पर हो जाएगा 5s1 4d5, ये सही हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह गोल्ड का बात करते हैं, गोल्ड 79 का बात करते हैं। तो पहला वाला में 2 गो होगा, फिर 8 गो, फिर 18 गो, फिर 32 गो, तो कितना हो गया, जोड़िएगा तो जो भी हुआ। अब लास्ट में 6s2 4f14 5d9, ये गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है। इसमें होता क्या है कि ये s वाला जो है अपना इसको पूरा दे देता है, एगो दे देता है, तो 6s1 5d10, ये सही होता है गोल्ड वाला में। तो गोल्ड वाला का ये आप याद रखिएगा, जनरली नहीं पूछेगा गोल्ड वाला, पूछेगा यही क्रोमियम वगैरह सब ज़्यादा पूछता है। तो ये था एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर हमारा, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक था, जिसको मैंने आज कंप्लीट किया है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जितना मैंने मुझसे हो सका मैं अपने तरफ से इसको इजी करने का कोशिश किया। और अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर जो 11th का टॉपिक है आप अभी पढ़ रहे हैं तो आपको समझने में दिक्कत तो होगा ही, ठीक है। लेकिन इसको आप अपने तरीके से पढ़िएगा, 2-3 बार रिवीजन मारिएगा, तो ये आपका आसान हो जाएगा, ये आपका ईजी हो जाएगा। चलिए ठीक है, इतना ही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।